उज्जैन के प्राचीन राज्य में शाही महल में तनावपूर्ण माहौल था। राजा विक्रमादित्य, जो अपने तेज दिमाग और न्याय के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे, ने खुद को एक अदृश्य दुश्मन से घिरा हुआ पाया। संगमरमर के हॉल में विद्रोह की फुसफुसाहट गूंज रही थी और उनके सलाहकारों ने चेतावनी दी कि हत्यारे हर कोने में छिपे हुए हैं। अपने अधिकांश डर को व्यामोह के रूप में खारिज करते हुए वह उस तूफान के लिए तैयार नहीं थे जो जल्द ही उन्हें घेर लेगा। एक ऐसा तूफान जो एक रहस्यमय लड़की के आगमन से शुरू हुआ था। एक तूफानी रात जब आकाश में बिजली चमक रही थी, महल के द्वार पर अमरा नाम की एक युवती पाई गई। बमुश्किल होश में, उसके कपड़े भीगे हुए और उसकी त्वचा ठंडी थी। उसने राजा को संबोधित एक साधारण पत्र पकड़ा जिसमें लिखा था, एक पुराने दोस्त से एक उपहार। सैनिक हिचकिचाते हुए लेकिन मजबूर होकर उसे अंदर ले आए। राजा के सलाहकारों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी, हम उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानते महामहिम। वह जासूस हो सकती है या इससे भी बदतर। लेकिन विक्रमादित्य उसकी अलौकिक सुंदरता और उसके द्वारा प्रस्तुत रहस्य से मोहित होकर आदेश देते हैं कि अमरा की देखभाल की जाए, भले ही उनकी आशंकाएं हों। जैसे जैसे अमरा धीरे धीरे ठीक होती गई, उसकी काली आंखों में हजारों रहस्य छिपे हुए थे। हालांकि उसने राजा सहित सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन हवा में एक स्पष्ट तनाव था, मानो दीवारें ही चेतावनी दे रही हों। विक्रमादित्य के साथ प्रत्येक बातचीत में अनकही आशंकाएं भरी हुई थीं। वह अक्सर अपनी निगाहें नीचे की ओर झुकाती थीं, मानो उसके अतीत की छायाएं उसे परेशान कर रही हों। अफवाहें उड़ने लगीं कि अमरा एक विष कन्या हो सकती है, एक जहरीली युवती, एक जीवित हथियार जिसे सिर्फ छूने से मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दरबार में अटकलों का दौर शुरू हो गया, जिससे यह डर बढ़ गया कि किसी प्रतिद्वंद्वी राजा ने उसे उनके प्रिय शासक की हत्या करने के लिए भेजा है। फिर भी विक्रमादित्य केवल अफवाहों से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। उन्होंने पाया कि वे अमरा की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो भय था उससे बचना असंभव था। एक भव्य भोज के दौरान एक नौकर उसके संपर्क में आ गया और कुछ ही समय बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अचानक बीमारी से परेशान चिकित्सक ने अशुभ रूप से कहा, मृत्यु का स्पर्श। जैसे जैसे भय ने घर किया, अमरा के निर्वासन की मांग जोर पकड़ती गई। फिर भी विक्रमादित्य संदेह और उसके साथ अपने अकल्पनीय बंधन के बीच फंसे हुए एक रात देर से अमरा को अपने कक्ष में बुलाते हैं। राजा ने कहा, सच बताओ अमरा, क्या तुम एक विष कन्या हो? क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ भेजा गया था? उसकी आंखें, जो अविरल आंसुओं से चमक रही थीं, उसकी आंखों से मिली। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी मेरे राजा, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी दुख से भरी हुई थी। विक्रमादित्य ने क्षण भर के लिए उसे शांत किया, लेकिन संदेह के बीज बो दिए गए थे। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य से गुप्त संदेश आने पर महल पर छाया पड़ गई। पत्र में उसे अपने प्रतिद्वंद्वी राजा महेंद्र द्वारा रची गई हत्या की साजिश के बारे में चेतावनी दी गई थी। संदेश के साथ दिए गए भयावह विवरण ने अमरा की असली पहचान उजागर कर दी। वह वास्तव में एक विष कन्या थी, जिसे बचपन से ही घातक जहर का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया गया था। विक्रमादित्य का दिल बैठ गया। चेतावनी ने उन सभी बातों को जोड़ दिया जिन्हें उसने अनदेखा करने की कोशिश की थी, और फिर भी उसका एक हिस्सा अभी भी उसकी मासूमियत पर विश्वास करना चाहता था। राजा ने उसे एक बार फिर बुलाया। उसकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थीं। अमरा, मुझे एक पत्र मिला है। इसमें दावा किया गया है कि तुम्हें मेरे दुश्मन ने मुझे मारने के लिए भेजा है। क्या यह सच है? उसने एक गहरी सांस ली। उसका धैर्य अडिग था। हाँ, मुझे आपको मारने के लिए भेजा गया था, उसने स्वीकार किया। लेकिन यह कभी मेरा चुनाव नहीं था। उसने अपना दुखद अतीत प्रकट किया। राजा महेंद्र के अधीन कैद का जीवन, जहां उसे विनाश के हथियार में बदल दिया गया था। लेकिन अब वह उस भाग्य से बचने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। मैं आपको मारने के लिए तैयार होकर यहां आई थी, उसने कबूल किया। लेकिन आपकी दयालुता में मुझे उम्मीद मिली। अगर आप चाहें तो मैं चली जाऊंगी और आपको खतरे से बचाऊंगी। विक्रमादित्य का दिल उसके शब्दों के भार से जूझ रहा था। उसे निर्वासित करने के बजाय उसने एक चालाक योजना बनाई। मैं तुम्हें निर्वासित नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। महेंद्र को उम्मीद है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन हम सब मिलकर उसकी योजना को उसके खिलाफ कर देंगे। जैसे ही खबर फैली कि विक्रमादित्य अमरा से शादी करना चाहते हैं, महेंद्र के जासूसों ने अपने राजा को इसकी सूचना दी, जो एक विषकन्या पर भरोसा करने की राजा की स्पष्ट मूर्खता से क्रोधित थे। महेंद्र ने मन ही मन में कहा, जब तुम उसके चुंबन से मर जाओ तो जान लेना कि वह मैं ही था जिसने तुम्हारे पतन का सूत्रधार बनाया था।
शादी के दिन गणमान्य लोगों के इकट्ठा होने पर तनाव हवा में फैल गया। जैसे ही शब्दों का आदान प्रदान होने वाला था, एक संदेशवाहक खबर लेकर आया। महेंद्र अपनी जीत का गवाह बनने के लिए उत्सुक होकर उपस्थित होंगे। एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ महेंद्र ने विक्रमादित्य को धमकियों के साथ ताना मारते हुए हॉल में प्रवेश किया। लेकिन राजा शांत रहे। उनकी आंखों में अव्यक्त आत्मविश्वास की चमक थी। जैसे ही महेंद्र अमारा के पास पहुंचे, उसने अपना हाथ बढ़ाया। महेंद्र ने खतरे को बहुत देर से भांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन यह व्यर्थ था। उसकी उंगलियां उनके हाथों से टकराईं। हाथ से, और कुछ ही क्षणों में वह लड़खड़ा गया, क्योंकि जहर उसकी नसों में बह रहा था। जब महेंद्र अपने घुटनों पर बैठा तो अमारा की आवाज साफ सुनाई दी। राजा ने मुझ पर भरोसा किया जब मुझे लगा कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने मुझे हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जीवन से बचाया। आज मैं अब विष कन्या नहीं हूं, बल्कि उसकी सहयोगी हूं।